यूपीपीसीएस, आरओआरओ और एपीएस के एग्जाम के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए आज से हम यहाँ पर रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे हैं इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। देखिए हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि 100 दिनों में आपको पूरा रिवीजन कराना है, जितना भी आरओआरओ का सिलेबस है, और इस बार हमें यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। उसके लिए जितनी भी मेहनत लगनी है, जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी हमें टाइम यहाँ पर देना है, जो भी तरीका हो सकता है हमारा, लेकिन लक्ष्य यहाँ पर एक होगा कि हमें सिलेक्शन चाहिए। और इस कड़ी में मेरी तरफ से यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर जुड़कर मेरे साथ काम करें। आप सभी को टारगेट मैंने पहले ही दे दिया था इस वीक का, और उसी आधार पे आज से हम यहाँ पर रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला यहाँ पर सेशन जो है, हम हिस्ट्री से रिलेटेड आपके 2 टॉपिक्स यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं, प्राचीन इतिहास के। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक को भी मैं डिस्कस करूंगा। इस वीक हम यहाँ पे करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पे साल भर के जो घटनाक्रम होंगे उनको इसको लेकर इसमें डिस्कस किए जाएंगे। उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको देखेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देखेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो आपके पढ़े हुए चीजें हैं, यहाँ पर हम उसको क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, आप उन्हें हल करेंगे और एट द लास्ट यहाँ पर सब लोग जरूर बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। ठीक है, तो सेशन को पूरा यहाँ पर करना है। अराउंड 25-26 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और एट द लास्ट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे सभी का यहाँ पर आंसर चाहिए, किसने कितने अटेम्प्ट किए और किसके कितने सही हुए हैं। तो और इसको इंप्रूव करना है, लगातार यहाँ पे जो टारगेट है उसको पूरा करना है। शाम को डेली 6 बजे आकर मेरे साथ जुड़ना है और इसको पूरा यहाँ पर आपको पढ़ना है, पूरा रिवाइज करना है। तो चलिए आज का लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्र जो चित्रकारी है वो यहाँ पर कहाँ पर है। ये पद्मपाणि की जो चित्रकारी है आपको ये कहाँ है। ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, ये अजंता है, बाग में है, बादामी में है, एलोरा में है। तो बोधिसत्व पद्मपाणि की जो चित्रकारी है वो कहाँ पर मिलती है आपको ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी में से, और इसका आंसर जो है आप सभी को पता होगा कहाँ पे है, अजंता में है। अजंता देखा जाए तो चित्रकारी के लिए ही आपका फेमस है। यहाँ पर आप इसको जानते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में सुना होगा, जहां अजंता की गुफाओं में आपको चित्रकारी मिलती है, जिसमें आपको बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्रकारी सबसे मशहूर एक चित्रकारी के रूप में आप इसे जानते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पहले का ए। यहाँ पे सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। मेरे आंसर बताने से पहले यहाँ पर देखा जाए रिवीजन का प्रोसेस है, तो आप यहाँ पर तुरंत टिक करें, तुरंत अपना और नोट भी करते चले किसके यहाँ पे कितने सही है। एक पेपर पेन लेकर बैठिए, उसमें अपना अपना ऑप्शन भी टिक करते चलिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम भी दे दूंगा अपना, आप 4 से 5 सेकेंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये बताना है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन है आपके पास, ए मोरहना पहाड़, बी है घघरिया, सी है भगही खोर और डी है लेखहिया। देखा जाए तो हमने जो 2 ऑप्शन आपको बताए थे वो कि जो क्वेश्चन आपसे मैं पूछने वाला हूं वो होंगे, एक तो आपका जो भी पाषाणकालीन एक स्थितियां हैं इतिहास में जहां से हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, और दूसरा जो टॉपिक हमने कहा था आज के वीक में, आज के दिन में अगर देखा जाए तो वो था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके कहाँ से ले रहे हैं, आपको पाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण, प्रागैतिहासिक काल से ये क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय सर्वाधिक जो मानव कंकाल मिले हैं वो कहाँ से मिलते हैं, लेखहिया से। तो यदि आपने यहाँ पर आंसर डे दिया है तो वो आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से निकले हैं, सरायनाहर से, महदहा से, दमदमा से या लंघनाथ से। आपको आंसर बताना है, एक ही कब्र से 3 यहां पर मानव कंकाल कहां मिले हैं, ए बी सी डी से। ठीक है, तो यहाँ पर उत्खनन के दौरान अगर हम देखें, प्रागैतिहासिक काल के स्थलों की खोज के दौरान यहाँ पर एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर आपको देखा जाए तो जो कब्र यहाँ पर अलग अलग खोजी गई, एक कब्र में हमें देखने को मिला आपको 3 मानव कंकाल, और ये जो कब्र आपको मिली है वो कहाँ मिली है, दमदमा से। ठीक है, तो आंसर कौन सा है आपका, यहाँ पे सी आंसर आपका सही होगा। अगला यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हड्डी से निर्मित जो आभूषण है भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देख लीजिए, सरायनाहर, लेखहिया, महदहा, चौपानी, मांडो। तो हड्डी से निर्मित आभूषण आपको कहां से मिले हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा।
आसान है। देखिए हड्डी से निर्मित जो आभूषण है भारत में ज़्यादातर जो हमें स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो आपको पाए गए हैं महदहा से। और ये जो रीजन यहाँ पर आपको है ये आपको हड्डी निर्मित प्रागैतिहासिक काल के एक स्थिति में है, मध्यपाषाण कालीन स्थितियों के तौर पे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगले इसमें है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए है गुफाओं के लिए शैलचित्र, बी है बौद्ध प्रतिमाएं, सी है यहाँ पर आपका खनिज और डी है यहाँ पर सोन नदी का उपागम। तो ऑप्शन यहाँ पे है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए है, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए है, खनिज के लिए है, सोन नदी के लिए। आसान से यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए ABCD में से। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका आंसर पता है। जैसा आप सभी को यहाँ पे जानते हैं भीमबेटका किसके लिए आपको प्रसिद्ध है? गुफाओं में यहाँ पर देखा जाए तो आपको शैलचित्र की जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर आपको पाई जाती हैं और इसका आंसर यहाँ पर है 5 का A होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैसे आप जानते हैं गुफाओं के लिए, यहाँ पर शैलचित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? काफी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है आपको। बुर्जहोम, गोल्डढिवा, चौपानी मांडो या मांडो? तो ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए ABCD में से कौन सा इसका राइट आंसर है? जैसा आप सभी को पता है, आपको जो क्षेत्र यहाँ पर अगर आप देखें बुर्जहोम, ठीक है, बुर्जहोम आपको कहाँ पड़ता है? तो आप यहाँ पे कश्मीर के क्षेत्रों में देखें तो ये पड़ता है और यहाँ पर मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य आपको मिलते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर होगा A। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य के क्षेत्र से आपको प्राप्त हुआ है? A है नीलगिरी पहाड़ियां, B है शिवालिक पहाड़ियां, C है नल्ला मला पहाड़ियां और डी है नर्मदा घाटी। तो मानव के साक्ष्य, देखिए प्रागैतिहासिक काल में हम देखा जाए तो एक तरीके से इतिहास को जानने का ही स्रोत है कि कौन सी चीजें हमें कहां से प्राप्त हुई, कौन सी चीजें कब थी यहाँ पर या नहीं थी, मानव की उपस्थिति कहां पर किन क्षेत्रों में सबसे पहले थी, कृषि के साक्ष्य और बाकी सारी चीजों से हमें जो ऐतिहासिक जो घटनाक्रम पता चलता है वो प्रागैतिहासिक साक्ष्यों से ही मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन के यहाँ पे जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, मानव को जो सर्वप्रथम साक्ष्य आपको मिलता है वो कहां से मिलता है? डी, नर्मदा घाटी से आपको इसका प्राप्त होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसको चारकोलिथिक युग यहां पर कहा जाता है? पहला है पुरापाषाण युग, बी है नवपाषाण युग, सी है ताम्रपाषाण युग और डी है लौह युग। तो ये बताना है कि आपको इन चारों में से किसे चारकोलिथ युग कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो आसान है, क्वेश्चन सारे जो हैं सारे कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर आपको लिए लेकर आया हूँ जो देखा जाए तो आपके PCS एग्जाम के ओरिएंटेड है, RO को लेकर के हैं और साथ ही आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युग है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? सी है, ताम्रपाषाण युग, जिसे हम ताम्र युगीन यहाँ पर भी आपको कहते हैं, ताम्रयुग काल भी यहाँ पर इसे कहा जाता है। इसमें देखा जाए तो जो इसे अन्य एक नाम से हम जो जानते हैं वो चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो आंसर इसका 8 का जो सही होगा वो सी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? ऑप्शन में है कोल्डिवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ या टोकवा। तो ये आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम आपको साक्ष्य दिखाई देते मिलते हैं वो कहां से मिले। ठीक है, आंसर बहुत आसान है, यहाँ पर आप सभी को पता भी होगा। ABCD में से यहाँ पे जो आंसर राइट है वो कौन सा है? लहुरादेव, अर्थात आंसर आपका B सही है। तो यहाँ पर देखिए जो प्राचीनतम साक्ष्य से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, हमने 9 क्वेश्चन यहाँ पे पाषाण काल से रिलेटेड आपको देखे हैं। अब दूसरा यहाँ पे जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं उसमें आपको देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन अब वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के। तो देख चलिए अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के। यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन आपके लिए हैं और कितने आप इसमें सही कर पाते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ठीक है,
आपको ये बताना है कि जो मोहरे जो साक्ष्य के तौर पे हमेशा हम जब वैदिक काल के बारे में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखा गया कि अलग अलग स्थलों से कई सारे साक्ष्यों की प्राप्ति हुई, कई सारे मोहरे हो गए, कई सारे मनके हो गए, कुछ आपके मृदभांड हो गए। तो वहाँ पर देखा जाए उनसे हमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पर देखा जब हम यहाँ पे जो टेराकोटा या कह सकते हैं यहाँ पे जो मोहरे पाई गई आपको हड़प्पा सभ्यता में, उसमें कुछ आकृतियां बनी हुई थी। उन आकृतियों में यहाँ पर कौन सी नहीं बनी हुई थी ये आपसे पूछा गया है। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो हम देखें तो यहाँ पे इसका आंसर जो सही है वो है ए, अर्थात गाय जो है वहां पर उनकी आकृति आपको मोहरों पे दिखाई नहीं देती है। तो आंसर इसका कौन सा सही है? 10 का ए। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? इसको लेकर के देखिए मैंने कुछ एक वीडियो भी आपको बनाया था, अगर आप लगातार YouTube देख रहे होंगे तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हड़प्पा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर आपके सारी जानकारी आपको एक वीडियो में देने का प्रयास किया था। ठीक है, तो वहाँ पर उत्खनन कब खोजा, किसके द्वारा खोजा गया, कौन सी चीज़ें किससे कब प्राप्त हुई हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में पूरा एक रिविजन था। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल, चौहनदड़ो, कालीबंगा, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों को लेकर कई सारे अलग अलग व्यक्तियों के नाम आते हैं जिन्होंने इसकी खोज किया, उत्खनन में वहाँ पर योगदान दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के उत्खनन से यहाँ पे संबंधित है। ऑप्शन में है आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स या वी.ए. स्मिथ। ए, बी, सी, डी में से यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर एक ही नाम जो कॉमन है दोनों जगहों पे हमें मिलता है वो है आपका ऑप्शन डी। वी.ए. स्मिथ जो हैं आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के उत्खनन क्षेत्रों से यहाँ पर आपको संबंधित हैं, उनके में यहाँ पर उनका एक विशेष योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? ठीक है, नर्मदा, भोगवा, माही, भीमा। तो ये बताना है कि जो आपका लोथल है, लोथल किस नदी के किनारे पर जो आपका हड़प्पा स्थल है किस नदी के किनारे पे बना हुआ है। ठीक है, था यहाँ पे ये आपको आंसर बताना है, नर्मदा, भोगवा, माही, भीमा। आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे सबको पता होगा वो कौन सा है, यहाँ पर भोगवा है। भोगवा नदी के किनारे पे आपका लोथल है। हड़प्पा को अगर हम देखें तो हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे पे है, और वहीं अगर हम मोहनजोदड़ो को देखें, चौहनदड़ो को देखें तो आपको सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग स्थलों को देखें तो कई सारी नदियां आपको स्थल हैं। यहाँ माही, भीमा, नर्मदा पे आपको हड़प्पा कालीन स्थल देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। 4 स्थल हैं। तो यहाँ पे ये बताइए कि आपको एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था वाला जो क्षेत्र है वो हड़प्पा का कौन सा स्थल आता है? ए है आलमगीरपुर, बी है धौलावीरा, सी है कालीबंगा, डी है लोथल। आसान सा आंसर है और इसका आंसर क्या होगा सही? यहाँ पर देखा जाए तो आपको धौलावीरा आपको देखा जाए तो आपको सबसे उन्नत जल प्रबंधन वाला आपको हड़प्पा स्थल है। वहीं आलमगीरपुर की बात करें तो ये सबसे आपको हड़प्पा का पूर्वी स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में। वहीं कालीबंगा को देखे जाए तो यहाँ पर आपको अग्नि वेदिकाएँ आपको मिलती हैं कालीबंगा से। आपको ये देखा जाए तो और लोथल को जैसे हमने देखा तो आपको लोथल जो है आपका एक बंदरगाह है जो कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर एक जो आंसर यहाँ पे धौलावीरा जो रिलेट करता है वो किससे रिलेट करता है? आपको जल प्रबंधन व्यवस्था से। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी हैं? ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन आपके समक्ष है, आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन कुछ दिए हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा, और नीचे जो है कूट भी दिया हुआ है। पहला है 1 और 2, दूसरा यहाँ पर होना चाहिए बी और सी, गलत है, यहाँ बी और सी, 2, 3, 4, सी है 1, 2 और डी है 1, 2, 3, 4। तो ये बताइए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता की जो स्थल हैं 4 नदियां दी गई, इनमें से कौन सी नदी है जिसमें यहाँ पर वो स्थल नहीं है या वो कह सकते हैं आपको बसा हुआ नहीं है? ठीक है, तो स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता में बताना है कि कौन सी नदियां हैं जिनके किनारे आपको सिंधु घाटी स्थल आपको स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें सिंधु नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी के किनारे आपको सिंधु घाटी स्थल आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको जो नहीं देखने को मिलता है वो है गंगा नदी के तट पर। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो आंसर यहाँ पर आपको
तो यहाँ पर आपका आंसर 1 2 3 यहाँ पर होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पर होना चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ पर इसका आंसर रही होगा, जो कि आंसर है बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। ये देखिए कॉन्सेप्ट हमेशा आता है जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते थे कि आर्य सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी या नहीं थी। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे आया है कि ये बताइए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये गैर आर्य सभ्यता थी, इसके क्या यहाँ पे साक्ष्य हैं या किस कारण से थी। तो इसको लेकर के आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके ऑप्शन है, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, वह खेतीहर व्यवस्था थी, उसका समाज, उसका विस्तार जो है नर्मदा घाटी तक था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी, ऐसा क्यों यहाँ पर है या इसके संदर्भ में क्या यहाँ पर कारण है? तो देखा जाए तो यहाँ पे इसका आंसर है ए, अर्थात एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता होने के कारण इसे कहा जाता है कि एक गैर आर्य यहाँ पर सभ्यता है। तो आंसर होगा 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? समतावादी थी, दाश्रम आधारित थी, रंगवर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 16 का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आपको कई ऑप्शन यहाँ पे समतावादी भी हैं, दाश्रम आधारित भी हैं, रंगवर्ण आधारित है, जाति व्यवस्था है। तो समता आधारित व्यवस्था मूलतः यहाँ पर कही जाती है, ठीक है, आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए। लेकिन ए को अगर हम साथ साथ यहाँ पे कुछ जो कह सकते हैं इसके अध्ययन करता रहे, जैसे व्हीलर को देखें, व्हीलर के यहाँ पर कहते हैं जो उन्होंने समाज के, हड़प्पा सभ्यता के समाज का अध्ययन किया, वो कहते हैं कि देखिए वहाँ पे श्रमिकों की जो स्थिति वहाँ पर देखने को मिलती है वो यहाँ पर दासों के समाज अर्थात एक दासों की प्रथा के यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, वैसी यहाँ पर आपको स्थिति दिखाई देती है। इसके अलावा हड़प्पा जो स्थल आपको देखने को मिलते हैं उनका यहाँ पर निर्माण प्रक्रिया भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर उच्च और निम्न स्थिति आपको देखने को मिलती है, जो कि देखा जाए एक विभेदनकारी स्थिति आपको जरूर दिखाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा कथन जो है हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, गाय उनका पवित्र पशु थे, पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे या संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी? तो ये बताइए कि कौन सा जो कथन है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए इसमें सही है, ए बी सी या डी में से? तो इसमें यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में हम सुनते हैं वो है हड़प्पा स्थलों को लेकर पशुपति का, और पशुपति को देखा जाए तो इनके द्वारा पूजा भी जाता है, इसके साक्ष्य वहां पर आपको मिलते हैं। और इस कारण से देखें तो हड़प्पा स्थल को लेकर के जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो है सी, ठीक है। तो यहाँ पे हड़प्पा स्थल को लेकर के क्या ऑप्शन है कि पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे, ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है और हमें यहाँ पर सही ही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 का जो आंसर सही है वो है सी आंसर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था। बहुत आसान सा एक प्रश्न है, लेकिन हमें रिवीजन करना है हर एक चीज, ऐसा पॉइंट जो कि क्वेश्चन में एग्जाम में या तो पूछे जाते हैं या फिर पूछा चांसेस होते हैं, हमें रिवीजन करना है और फास्ट रिवीजन करना है। जो आप पढ़ के आए हो उसी को यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में देखने पे क्या आपको यहाँ पर आता है वो हमें यहाँ पे चेकआउट करना है। बाकी तो आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ के आए होंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए मैं फटाफट आपका एक रिवीजन करा रहा हूँ। इसमें देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था, किससे बना होता था? ए है पक्की ईंटों का, बी है पत्थर का, सी है लकड़ी का या डी है उपर्युक्त सभी का? तो मूलतः आप जो देखते हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान बने हैं वो किसके बने हुए? पक्की ईंटों के बने हुए। तो आंसर इसमें से क्या सही होना चाहिए? 18 का ए यहां पर आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। मानव के द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी। बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होते हैं, कई बार आपको गलतियां तांबा और लोहे के चक्कर में कर दिए जाते हैं और इसका यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से बता सकते हैं आपको अपना अपना आंसर सही जरूर बताइए। देखिए यहाँ पे मेरे आंसर बताने के बाद कोई कंफ्यूजन होती है, गलत होती है, तो थोड़ी सी ईमानदारी बरतिएगा, गलत हुआ है तो गलत मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर है आपका बी है, तांबा है। इसका राइट आंसर जो मानव के द्वारा पहली उपयोग की गई धातु है वो कौन सी है? तांबा है। तो आंसर कौन सही होगा? बी सही होगा। ताम्र पाषाणकालीन मध्यकाल हम पढ़ते हैं, वहां पे देखिए तो आपको इसकी स्थिति भी मिलती है, उसके बाद इसकी स्थिति आपको मिलती है ताम्र का काल में। अगला क्वेश्चन यहां पे देखा जाए,
मिलान करें और सही कूट का चुनाव करें। देखिए ये आपको हड़प्पा सभ्यता स्थल से आपके लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन। इसके बाद हम करंट ओरिएंटेड आपके 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर भी आपको यहाँ पर देखना है, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके भी देखेंगे। ये तो आपके रिवीजन के पर्पस थे, आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया और आपको आंसर क्योंकि आप पढ़ के आए हैं। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दिया क्योंकि वो आप ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं, वही टारगेट इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आप टारगेट पढ़ के आओ। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर फटाफट रिवीजन करना है। यहाँ पे देखिए मिलान करना है कि सही कूट का चुनाव क्या है। ऑप्शन क्या है? ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा है, सी कालीबंगा है और डी लोथल है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए दूसरी साइड है कि आपका पुजारी की मूर्ति, बंदरगाह, जुते हुए खेत के निशान, विशाल अन्नागार। आपको इनका मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान आपको सही को कूट का कौन सा चयन होगा? ए अगर देखें यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन देता है A4 B1 C3 D2, बी है A3 B2 C4 D1, सी है A2 B3 C4 D4 और डी है A1 B4 C2 D3। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा कौन सा होगा? ऐसे एक एक करके चेक कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो का में आपको देखा जाए जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। तो ए का यहाँ पर देखा जाए तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए ए का चौथा ऑप्शन है। बी देखा जाए हड़प्पा से यहाँ पर आपको क्या पाया गया? तो हड़प्पा से देखें आपको पुजारी की मूर्ति पाई गई, तो दो बी का क्या हो गया? ए हो गया। उसके बाद देखा जाए आपको लोथल से देखा जाए तो आपको क्या मिला? बंदरगाह मिला, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और चौथा जो बचा वो ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाएगा कालीबंगा में देखा जाए तो जुते हुए खेत के निशान हो जाएंगे, तो सी का यहाँ पर 3 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो ए का यहाँ पर देखा जाए तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो से आपको विशाल स्नानागार, हड़प्पा जो है आपको देखा है पुजारी की मूर्ति, कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान और लोथल आपका बंदरगाह। तो ये हो गए आपके जीएस के से रिलेटेड, स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री में प्राचीन भारत इतिहास को लेकर के पहले 2 चैप्टर हमने प्रागैतिहासिक काल और उसके साथ साथ हमने सिंधु घाटी सभ्यता से देखे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए अभी आप बताने की जरूरत नहीं है, अभी आप बस नोट करके चलिए। अब इसमें हम करंट के क्वेश्चन अब शामिल करेंगे। करंट के क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन भी करके देखेंगे, क्योंकि आपने वो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, तो उसको देखेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं। ये थोड़ा मैंने क्वेश्चन बढ़ा देखा जाए तो इस तरह से आरओ में पूछा जाने के चांसेस आपके नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपको इस तरह क्वेश्चन इसमें रख रहा हूँ, ठीक है। आपको 1 लाइनर आएगा तो कम से कम जितने ज्यादा चीजें आप पढ़ के रखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। एक तरफ आपको साड़ी का नाम है, कौन कौन सी साड़ी हैं और वो किस राज्य में मिलती हैं, और नीचे वहां पर उसका युग्म दिया हुआ है। कसीबू असम, मुगा महाराष्ट्र, कलमकारी गुजरात। इसमें ये बताना है कौन सा युग्म सही है, केवल 1, केवल 2, तीनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर 21 का A B C D, जिसका जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लो। हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, इसका रिटर्न आपको देखेंगे, इसका सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, तो पूरा यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। सब लोग जिसका जो भी है अपना टिक कर लो, A B C D में से जिसका जो भी ऑप्शन है। हम चलते हैं इसकी व्याख्या पर। चलिए, यहां पर इसको मैं आपको पूरे डिटेल से आपको समझा देता हूं। देखिए, एक योजना है जिसका नाम है विरासत, ठीक है। क्या है? विरासत। और ये विरासत जो योजना यहाँ पर है ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें यहाँ पर भारत की करीब 75 हाथ से बुनी साड़ियों को उपलक्ष्य में एक साड़ी उत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये जो विरासत है वो क्या है? एक साड़ी उत्सव है, जो कि यहाँ पर 75 हाथ से बुनी गई साड़ियां हैं और किस मंत्रालय के द्वारा? वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई। इनमें से कुछ साड़ियों के नाम और किस राज्य में ये बनी हैं उनको बारे में बताया गया। जैसे कि बनारसी जो साड़ी है इसके बारे में हम सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे पैठनी पूछ ली जाए तो आपको पता था क्या? लेकिन आज पता है क्या है? पैठनी कहाँ की है? महाराष्ट्र। कांजीवरम के बारे में हमें पता है, कांजीवरम तमिलनाडु का है। लेकिन कस्बू के बारे में हमें नहीं पता था, कस्बू कहाँ की है? केरल की, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जामदनी हमें नहीं पता है कहाँ की है, लेकिन अब पता चल गया, पश्चिम बंगाल से रिलेट करती है। इसी तरह बंधनी आपकी गुजरात से रिलेट करती है। मुगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, मुगा कहाँ से रिलेट है? आसाम से रिलेट है। फुलकारी देखा जाए तो आपको पंजाब से है। और कलमकारी जो पूछा गया आपको राजस्थान से, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, कस्बू आपको कहां से है? केरल से है। मुगा आपको असम से है और कलमकारी राजस्थान से संबंधित है। अतः कोई भी युग्म यहां पर सही सुमेलित नहीं था जो कि क्वेश्चन में, तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? डी आंसर सही है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको इसको ध्यान रखना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। अब बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन क्या है? पहला, अजंता और एलोरा के गुफा चित्र भित्ति चित्रों के शुरुआती साक्ष्यों में से एक है।
दूसरा, भित्ति चित्रों को चित्रित करने के लिए चित्रकारों की नियुक्ति के प्रमाण बौद्ध ग्रंथ विनय पटक में पाए गए हैं। ये दो आपके कथन हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके समक्ष है, सभी लोग अपने अपने ऑप्शन टिक कर लें, देखेंगे इसकी व्याख्या, लेकिन उससे पहले सभी लोग अपना आंसर आप टिक कर सकते हैं। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी कहता है ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो आपका यहाँ पे क्या कहना है, आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है ए बी सी डी से? फटाफट अपना नोट करिए, हम इसके आंसर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेकआउट हो जाएगा किसका सही हुआ है या गलत। तो देखा जाए इसका आंसर जो है, देखिए सबसे पहली चीजें जो इसमें जानकारी हमें मिलती है कि हाल ही में देखें तो चिरपुलासेरी यानी कि जो केरल में आपको पड़ता है में गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर एक आधुनिक भित्ति चित्रकला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का यहां पर उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहां किया गया है? केरल में किया गया है। इसमें जैसे कि भारतीय गुफाओं और महलों की दीवारों पर बने भित्ति चित्र होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं। दीवारों पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्र की संज्ञा दी जाती है। भित्ति चित्र के बारे में इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा गया, उनसे रिलेट करता हुआ करंट में आया हुआ है ऐसी एक घटना, इसके कारण ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाओं में। तो वहां पर ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर को देखते हैं। देखिए भित्ति चित्रों का जो सबसे पहला प्रमाण हमें मिलता है वो कहां से मिलता है? दो स्थल, एक अजंता, दूसरा अलोरा से। एलोरा को देखा इन गुफाओं में बाघ की गुफाओं एवं सित्तन वासल की गुफाओं पर चित्रित सुंदर भित्ति चित्रों के प्राप्त होते हैं। दो नाम आपको पता है, अजंता एलोरा गुफाओं के साथ है, लेकिन ये दो नाम भी ध्यान रखने हैं, बाघ की गुफाएं एवं सित्तन वासल की गुफाएं। यहां पर भी आपको भित्ति चित्र के ऑप्शन मिलते हैं। इस कारण से देखा जाए जो पहला कथन कहा वो सही था कि अजंता एलोरा से भित्ति चित्र मिलती हैं, कथन एक सही है। दूसरा, भित्ति चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रमाण प्राचीन लिपियों और साहित्य में मिलते हैं, जो कि सही है अपने आप में। और विनय पटक, जिसको लेकर दूसरा कथन आपसे पूछा गया था, विनय पटक के अनुसार वैशाली की प्रसिद्धि गणिका आम्रपाली ने अपने महल की दीवारों पर उस समय के राजाओं और व्यापारियों को चित्रित करने के लिए चित्रकारों की नियुक्ति यहां पर की थी, अतः यहां पर यह भी कथन सही है। तो एक और दो यहां पर दोनों ही सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो जितने लोगों ने सी यहां पर टिक किया उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ज्योतिबा राव फुले के संबंध में देखा जाए करंट का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, करंट के क्वेश्चन है जो तो इससे रिलेटेड है कि ज्योतिबा राव फुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उन्होंने तृतीय रत्न और गुलामगिरी की रचना की। दूसरा, उनके सामाजिक जागरूकता अभियानों ने बी.आर. अम्बेडकर को प्रेरित किया। तीसरा, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब इन कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या एक दो तीन तीनों? अब ये आपको बताना है। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पे कौन सा सही है? सभी लोग अपना अपना टिक आउट करें और नोट डाउन कर लीजिए किसका यहाँ पर कौन सा आंसर चूज कर रहे हैं, क्योंकि आंसर जब हम व्याख्या पहले डिटेल से देखेंगे, फिर एट द लास्ट में आंसर बताऊंगा यहाँ पे आपका कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर इसमें है, ज्योतिबा राव फुले को लेकर एक जो कि एक आपके भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विचारक रहे, जाति विरोधी समाज सुधारक, आपको प्रमुख रूप से इनके एक जो छवि है हमने इनकी देखी है, और महाराष्ट्र में देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के लेखक भी थे। उन्होंने ज्योतिबा फुले के नाम से भी हम जानते हैं। देखा जाए तो प्रमुख जो प्रकाशन इनकी हुई, तृतीय रत्न 1855, पवाड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले यांचा 1869, गुलामगिरी 1873, श्वेतक रायचा आसूद 1881 रही। इस कारण से कथन एक आपका सही है। दूसरा, उन्होंने जागरूकता अभियान शुरू किए जिसमें अंततः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे निष्ठावान समर्थकों ने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी यहां पर पहल की, अतः कथन दो भी आपका सही है। और तीसरा, सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा राव फुले सावित्रीबाई के द्वारा समान विचारधारा वाले लोगों के द्वारा की गई, अतः कथन 3 भी यहाँ पर सही है। तो इस लिहाज से आपको देखा जाए तो सभी लोग जिनका आंसर ऑप्शन डी है, 1 2 3 तीनों ही आंसर सही हैं, तो आप अपना डी आंसर वालों का सही हो गया। एक और क्वेश्चन बताना है कि 24 नंबर का क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैन शब्द जिन से आया है, जिसका अर्थ है नदी निर्माता, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक जीवन के शाश्वत प्रभाव से परे जा सकता है। और दूसरा, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से एक ब्रह्मचर्य ऋषभनाथ के द्वारा इसमें जोड़ा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना था। ए बी सी डी में से
ए ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी कहता है ना तो इसमें एक सही है और ना ही इसमें दो सही है। तो जल्दी से फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें आंसर कौन सा सही है, ए बी सी डी। सभी लोग अपने अपने आंसर को टिक कर लीजिए क्योंकि हम इसका पहले देखेंगे एक्सप्लेनेशन और उसके बाद इसके आंसर को समझेंगे। देखिए आंसर यहाँ पे जो कहता है, जो पूरी एक परिचर्चा का यहाँ पर विषय है, पूरा जैन धर्म को थोड़ा सा एक रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। वैसे इसका चैप्टर अगला आएगा लेकिन करंट में था तो मैंने इसको इसमें शामिल जरूर कर लिया है, ठीक है। जैन धर्म देखा जाए ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तब प्रमुखता से उभरा जब भगवान महावीर ने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। जैन धर्म जो शब्द है वो जिन शब्द से यहाँ पर हुई है और इसका अर्थ यहाँ पर सच में विजेता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका कथन एक सही नहीं है। वे लोग जिन्होंने जीवित रहते हुए सभी ज्ञान यानी मोक्ष प्राप्त कर लिया वो लोगों को उसका उपदेश दिया करते थे और ऐसे सभी यहाँ पे 24 शिक्षकों को ही यहाँ पर आपको तीर्थंकर कहा जाता था। तीर्थंकर जो शब्द है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नदी निर्माता, जो नदी को पार करने में सक्षम हो और वही सांसारिक जीवन को सतत प्रवाह से पार कराएगा। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे। जैन धर्म में देखा जाए तो अहिंसा को अत्यधिक यहाँ पर आपको अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया और 5 महाव्रत जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं जैन धर्म में, जिसमें आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि आपको गैर आपराधिक गैर आसक्ति और ब्रह्मचर्य यानी कि शुद्धता के संदर्भ में। और इसमें अगर देखें इन 5 शिक्षाओं में जो लास्ट यहाँ पर है ब्रह्मचर्य शुद्धता को महावीर के द्वारा जोड़ा गया, कथन 2 भी यहाँ पर आपको सही नहीं है। तो इस तरीके से जिन भी लोगों ने यहाँ पर आपको डी आंसर चूज किया है, ना तो एक और ना ही दो, वो दोनों ही यहाँ पर आंसर सही हो जाते हैं, अर्थात डी सभी का सही होगा जितने लोगों ने चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन है कि उनकी जयंती जो कि 12 जनवरी को करंट के कारण उठाया गया है, 12 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है, क्या ये सही है? दूसरा, उन्होंने मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रामकृष्ण परमहंस संगठन की स्थापना की है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा कथन सही है ये बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आसान है, आप सभी इसका आंसर भी जानते होंगे और इसको अपना अपना आप ए बी सी डी में से आपने यहाँ पर बहुत आसानी से सभी लोग तुरंत फटाफट इसे चूज आउट भी कर लिया होगा। एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखते हैं। इनका आंसर जो है आप सभी को पता है लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को यहाँ पर हुआ। इनका जो मूल नाम था आपको क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती में अब वर्तमान समय में देखा जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन एक आपका सही है। वर्ष 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम यहां पर धारण किया था। योगदान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इनके द्वारा वेदांत योग में भारतीय दर्शन को विश्व को देखा जाए तो भारतीय दर्शन और योग को विश्व से परिचित यहां पर कराया। उन्हें नव वेदांत का प्रचार भी किया और पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की यहाँ पर व्याख्या भी की और अपनी आध्यात्मिकता को भौतिक प्रगति के साथ जोड़ने में भी यहाँ पर वो विश्वास करते हैं। अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए उन्होंने शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया और मानव निर्माण और क्षेत्र की शिक्षा को यहाँ पर वकालत की है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर देखा जाए तो जो स्वामी विवेकानंद परमहंस की यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस की यहाँ पर इनके द्वारा स्थापना भी की गई है, इसलिए आंसर आपका सी यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है। आप देख सकते हैं 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने भाषण भी दिया जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ख्याति मिली। 19वीं शताब्दी में इन्होंने संत रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे और 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की यहाँ पे स्थापना भी की गई थी। रामकृष्ण परमहंस जो मिशन है या संस्था है वो काम क्या करती है तो देखा जाए मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृत, स्वास्थ्य, महिला अधिकारिता, युवा जनजाति कल्याण, राहत पुनर्वास के क्षेत्र में वर्तमान समय में कार्य करती हुई दिखाई देती है। कथन 2 सही है। और 1899 में इन्होंने बेलूर मठ की भी यहाँ पर स्थापना की थी और यही उनका स्थायी निवास बन गया। अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का शुभारंभ किया गया। दूसरा, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राज्यों के एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए आपसी जुड़ाव की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रवेश किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। आंसर देख लेते हैं। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो एक ना ही दो।
ऐसी स्थिति में अपना ऑप्शन यहाँ पर देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्र के एकीकरण के सबसे महत्वपूर्ण आपको निर्माता हैं, भारत के पहले गृह मंत्री हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसका आंसर जितने लोगों को पता है वो यहाँ पर टिक कर लें। हम पहले देखते हैं इसकी व्याख्या और फिर देखेंगे कौन सा सही होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आंसर है, आप सभी इसके बारे में वैसे जानते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है वो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की जुड़ाव की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच बातचीत और आपसी समझ को यहाँ पे बढ़ावा देना। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का यहाँ पे शुभारंभ किया गया और इसलिए कथन एक आपका सही है। इसके अलावा राज्य जो है भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं, संगीत, पर्यटन, व्यंजन, खेल, सर्वोच्च प्रथाओं को साझा करने आदि के क्षेत्रों में एक सतत और संरचित सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों को संचालित यहाँ पर किया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए आपसी जुड़ाव की यहाँ पे एक विस्तृत श्रृंखला में यहाँ पे प्रवेश करते हैं, अतः कथन 2 सही है, इसलिए आपको आंसर हो जाएगा सी। तो सभी लोग यहाँ पर जिन्होंने आंसर सी किया था, 1 और 2 दोनों सही हैं, उनका ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं 26, ठीक है। 26 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं और इन 26 क्वेश्चन में किसका कितना यहाँ पे सही है, 10, 15, 20, 25, 26, वो सभी लोग यहाँ पे जरूर बताएं। और देखिए रिवीजन की सीरीज है, रिवीजन की सीरीज में हम रिवीजन कराएंगे और रिवीजन में यहाँ पर अगर आपको लगता है कि जैसे कि अभी हमने करंट अफेयर्स में यहाँ पर देखा, कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखे हैं, तो वो आप कहें तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो बाकी हैं उसमें भी इसे शामिल कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिया, डेली आपको वही पढ़ के आना और शाम को वही अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए मैंने उनके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे शामिल नहीं किए। सिर्फ आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे रिवीजन कराना है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उससे आपको परिचित कराना था। करंट अफेयर्स को लेकर के मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसलिए शामिल किया है क्योंकि आप हो सकता है उस टॉपिक को ना पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पर न सिर्फ आपको क्वेश्चन भी पता हो बल्कि उसमें क्या क्या चीजें आपको करंट में चर्चा का विषय क्यों बनी है उससे भी आपको परिचित कराया जाए। बाकी आप दोनों ही तरीके की सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि जीएस के क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन शामिल किया गया तो वो भी जरूर बताएं, और अगर आपको यहाँ पर लगता है कि ऐसे ही यहाँ पर ठीक है तो जरूर ऐसा ही कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी चीज, सभी लोग ये जरूर बताएं कि यहाँ पर किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और तीसरी बात, कल यहाँ पर फिर से शाम को 6 बजे रेगुलर रूप से मंडे टू सैटरडे मुझे ज्वाइन करना है। टारगेट आपको इस वीक का पता है, कल के 2 टॉपिक यहाँ पर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद का यहाँ पर वैदिक काल, और उसके बाद के यहाँ पे जो टॉपिक है वो इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन हम यहाँ पर रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।